अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर बेटा हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि फ़ोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या है। फ़ोर्स और मोमेंटम के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बेटा हमने कल उसी से रिलेटेड हमने एग्ज़ाम्पल सॉल्व की थी। ठीक है, आज हम पेज नंबर बेटा 69 पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में क्या बताया गया है कि हाउ सीट बेल्ट आर यूज़फुल फॉर अस। सीट बेल्ट जो है बेटा वो हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित होती है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि सीट बेल्ट का फ़ायदा क्या है। ठीक है, आम तौर पे बेटा जब कभी आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कभी आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से आपके ऊपर एक बैरूनी फोर्स एक्ट होती है। उस बैरूनी फोर्स को मतलब कि रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट को यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा ये बताया जा रहा है कि अगर जब कभी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जब कार या गाड़ी चल रही होती है तो क्या होता है, तो उस टाइम उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है और उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और उसके मोमेंटम के अफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, या मतलब कि एक दो बॉडीज़ का हैवी कोलिजन से बचाने के लिए, उनके टकराव से बचाने के लिए उनके लिए हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट को यूज़ करते हैं। तो यही बेटा आपका क्वेश्चन बनता है पेज नंबर 69 पे, हाउ सीट बेल्ट इज़ यूज़फुल फॉर अस। दे प्रोवाइड द एक्सटर्नल फोर्स टू अ पर्सन वेयरिंग अ सीट बेल्ट। मीन कि एक्सटर्नल फोर्स से हमें बचाती है। दूसरे नंबर पे द एडिशनल टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट। दिस प्रोलॉन्ग्स द स्टॉपिंग टाइम फॉर द मोमेंटम टू चेंज एंड रिड्यूस द अफेक्ट ऑफ द कोलिजन। जो ही वही बात बेटा जो मैंने आपको मतलब कि रिपीट कर दी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 69 पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर बेटा हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडी ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मैं आपको इसके डेफिनेशन बेटा रिपीट कर देता हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडी ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। आई मीन टू से आइसोलेटेड सिस्टम बेटा आपके पास दो इंटरेक्टिंग बॉडी का एक ऐसा एक मजमुआ है जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है या कोई बैरूनी फोर्स जो है वो असरअंदाज नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम के बेटे अंदर हमारे पास नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। इसमें यह है कि द मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन इंटरेक्टिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें बताया क्या जा रहा है कि मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज़ है कि जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे के साथ, या दो से ज़्यादा बॉडी आइसोलेटेड फॉर्म की सूरत में एक दूसरे के साथ टकराती हैं, उनका कोलिजन होता है, तो उनका बिफोर और आफ्टर उसका कोलिजन बेटा क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर बेटा डिफाइन के नीचे फर्स्ट पैराग्राफ, इसकी आप हेडिंग देंगे, हमारे पास इसकी एग्जांपल्स है एयर फील्ड बलून। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर। थर्ड एग्जांपल है गन एंड बुलेट, और फोर्थ एग्जांपल इसकी रॉकेट एंड जेट इंजन। एयर फील्ड बलून के अंदर बेटा हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ, ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर लिया बेटा, हमारे पास एक बलून है। ठीक है, अब उस बलून के अंदर हम क्या करते हैं, हम हवा को फिल करते हैं, मतलब कि इसमें एयर जाती है। ठीक है, अब जैसे ही इस बलून के अंदर बेटा हवा जाएगी, ठीक है, और उस बलून पे मतलब कि हम उसके मुंह को टाइट कर देंगे, और उसके बाद हम जैसे ही हम इसके मुंह को ओपन करते हैं तो क्या होता है, सारी की सारी जो आपके पास इस बलून के अंदर एयर होती है वो बाहर रशी आउट हो जाती है। मीन दैट कि सिंपल वर्डिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही हम एक बलून लेते हैं, बलून के अंदर हवा का भरना,
ठीक है, और उसके इससे क्या होता है, उसके मोमेंटम में मतलब कि क्या होता है, इजाफा हो रहा होता है, उसकी जो मतलब कि गैस का इजाफा होना बेसिकली क्या है, वो हम कहते हैं कि बिफोर, मतलब कि जैसे ही हवा भरी, वो हवा भरने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हमने हवा निकाली, हवा निकालने के बाद दोनों को देख रहे हैं हम, ठीक है, बलून के अंदर हवा के जाने से पहले और बलून के अंदर से हवा के निकलने के बाद इसका जो टोटल मोमेंटम बेटा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम यही बात कर रहे हैं, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एयर फिल्ड बलून that describe the third law of motion in case that balloon and the air inside it from the system. Before releasing the balloon, the system was at rest, hence its initial momentum of the system was zero. As soon as the balloon is set free, air escape out of it with the some velocity. The air coming out of the possesses momentum to conserve the momentum, and the balloon moves in the direction opposite to that of the air rushes out. मीन दैट कि जब हम एक बलून के अंदर हवा भरते हैं, बलून के अंदर हवा भरना, उससे क्या होगा, बलून जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम बेटा हम क्या करते हैं, हम दोबारा फिर इस बलून के अंदर जो हवा भरी गई है उस हवा को क्या करते हैं, रशीज आउट करते हैं, उसमें से बाहर निकालते हैं। तो हम ये कहते हैं कि बिफोर एंटरिंग द एयर एंड बिफोर आउटिंग द एयर उसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब सेकंड बेटा एग्जांपल, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर। अब इसमें बेटा क्या होता है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, टू बॉल्स हैं। अब उसको हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट हमारे पास जो बॉल है उसकी जो मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि इसको हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास इसका मास 1 है और ये इसकी बेटा वेलोसिटी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, u1। इसी तरह हम दूसरी बॉडी लेते हैं, उस बॉडी के मास को हम क्या कंसीडर करते हैं, m2, और उसकी बेटा वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, u2, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ कोलिजन हम ये बात करें बिफोर, ठीक है, बिफोर कोलाइडिंग, बिफोर एंटरिंग, बिफोर स्ट्राइकिंग या बिफोर कोलिजन, हम ये बात करते हैं बिफोर कोलिजन। हम उनकी बात कर रहे हैं कि बिफोर कोलिजन ऑफ टू स्फीयर बॉल्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट कोलिजन मतलब कि जब दोनों आपके पास स्फीयर बॉल जब कोलाइड होती हैं तो देन बेटा क्या होता है हमारे पास, एट द टाइम ऑफ कोलिजन हम इनके मैसेज को बेटा क्या लेते हैं, m1 और m2, और आफ्टर कोलिजन हम लेते हैं फिर आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन बेटा हमारे पास क्या होगा, हम सिमिलरली उसी तरह मैसेज को लेंगे, ये हमारे पास है m2, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या हो जाएगी, चेंज। इसको हम नाम देंगे v1 का नाम और इसको बेटा हम नाम देंगे v2। तो अब यही बेटा हम बात कर रहे हैं कि हमने टू स्फीयर बॉल्स ली, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू स्फीयर बॉल इन सच अ वे, फर्स्ट बॉल हैविंग द मास m1 एंड इट्स वेलोसिटी इज u1 एंड द सेकंड बॉल हैविंग द मास m2 एंड इट्स वेलोसिटी इज u2, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन हम उन दोनों स्फीयर के मैसेज को बेटा हम क्या नाम दे रहे हैं, फर्स्ट बॉल की जो फर्स्ट स्फीयर है, फर्स्ट बॉल है उसका मास m1 रख रहे हैं और सेकंड जो हमारे पास स्फीयर है उसके मास को हम m2 रख रहे हैं। इसी तरह फर्स्ट बॉल जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो u1 होगी और सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी वो क्या होगी, u2 होगी। एट द टाइम ऑफ कोलिजन जब दोनों स्फीयर कोलाइड कर जाते हैं तो उसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व होगा। तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन हमारे पास का जो मोमेंटम है m1 m2। फिर बेटा देखेंगे आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इसका जो मोमेंटम है m1, जब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगी तो कोलाइड करने के बाद इसका जो बेटा फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या आपके पास होगी, v1, एंड सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या होगी, v2। अब यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन, बिफोर
इसकी बेटा कंप्लीट डेरिवेशन में आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। बिफोर कोलिजन ऑफ फर्स्ट बॉल of mass m1 is equal to m1 u1। ठीक है। इसी तरह बेटा हमारे पास जो बिफोर कोलिजन ऑफ हमारे पास क्या होगी सेकंड बॉल, उसका मैस हमारे पास क्या था बेटा m2, इसको हम क्या नाम देंगे m2 u2। ठीक है। तो ये बिफोर कोलिजन दोनों बॉल का मैसेज है। हमारे पास फर्स्ट बॉल का मैस बेटा हम क्या रखेंगे m1 इज इक्वल टू m1 v1। फर्स्ट बॉल के मैस के अकॉर्डिंग उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या होगी m1 u1, और सेकंड बॉल के अकॉर्डिंग बेटा उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी m2 u2। तो इसी तरह बेटा आफ्टर कोलिजन of first ball of mass m1 is equal to m1 v1, and after collision of second ball of m2 is equal to m2 v2। ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास बिफोर कोलिजन और ये थी हमारे पास आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन हमारे पास बिफोर और आफ्टर दोनों को हम देख रहे हैं कि बिफोर जो है उसका जो मोमेंटम था वो आपके पास क्या होगा बिफोर कोलिजन अगर हम देखें बेटा मैस 1 और मैस 2 को, इसका हमारे पास आइसोलेटेड फॉर्म में जो इसकी जो हम सम अप करेंगे वो आपके पास क्या होगी m1 u1 प्लस m2 u2। और इसी तरह अगर हम देखें आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन बेटा हमारे पास ये क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो इनको बेटा हम रखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होना चाहिए, हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास बेटा क्या बोला बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो बेटा हमारे पास जो बिफोर कोलिजन है इसका मोमेंटम हमारे पास क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस तरह बेटा हम टू स्फीयर बॉल्स के मैसेज को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास बिफोर और आफ्टर जो है वो कोलिजन हमेशा क्या है रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है। थर्ड है बेटा हमारे पास गन एंड बुलेट्स। एग्जाम्पल नंबर आपके पास 3। अब उसमें है एक डिफाइन नीचे जहाँ लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 3.17। अब इसमें बेटा इसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया गया है। व्हाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इम्पोर्टेंट टू अस। विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी कैन ईजिली फाइंड आउट फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह बेटा हम किसी भी तरह की फोर्स को, वेलोसिटी को, मोमेंटम को, एक्सेलरेशन को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जितने भी हमारे पास मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं आर डिस्कवर्ड बाय द, मतलब कि अगर हम इसको देखें मोस्ट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इज़ आल्सो डिस्कवर्ड बाय यूजिंग दिस लॉ। मतलब कि अगर हम इस लॉ को देखें तो जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम इसी ही लॉ से प्रूव किए गए हैं और इसी से उसको हमने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट है बेटा सिस्टम ऑफ अ गन एंड बुलेट्स। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये क्या है, व्हेन गन इज़ फायर्ड इट रिकॉइल्स व्हाई। मतलब कि जब हम बंदूक को चलाते हैं तो बंदूक बेटा जब चलती है तो वो पीछे की तरफ झटका क्यों लेती है। ठीक है, व्हेन गन इज़ फायर्ड इट रिकॉइल्स व्हाई मीन दैट। अब इसको बेटा कंप्लीटली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ
कि इसमें लिखा क्या गया है कि जैसे ही मतलब कि हम एक बंदूक को लेते हैं, ठीक है, उस बंदूक को फायर किया जाता है। मतलब कि हमने क्या किया, एक बंदूक ली, उस बंदूक को जब बेटा हमने फायर किया तो क्या होगा, इस बंदूक में से जैसे ही ये गोली निकलेगी, ठीक है, इस बंदूक से जैसे ही फायर मतलब कि गोली बाहर निकलेगी तो क्या होगा, हम इसको देखेंगे, ये इसका ट्रेजर है। जैसे ही हम बेटा क्या करेंगे, इस बंदूक में से गोली को निकालेंगे, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे फॉलो कर रहा है, कि वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही मतलब कि ये हमारे पास यहाँ इसके मतलब कि हमारे पास हमने गोली अभी मतलब कि उसके ट्रेजर को नहीं प्रेस किया, हम ये बताना चाह रहे हैं कि बिफोर मतलब कि फायरिंग द गन, मतलब कि बिफोर फायरिंग द गन, इस गन का और इस बुलेट का, ठीक है, इस गन और इस बुलेट का दोनों का जो मोमेंटम था वो क्या था, रेस्ट फॉर्म में था, ठीक है। जैसे ही मतलब कि हम इसके ट्रेजर को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये जो बंदूक में से गोली जब बाहर जाएगी इस तरह, तो क्या होगा, इस बंदूक की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्पीड से ये गोली आगे की तरफ जाएगी उतनी ही स्पीड से या उतनी ही वेलोसिटी जो उसकी जो गन की जो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो हम यही कहते हैं बिफोर तो और आफ्टर दोनों का हम देख रहे हैं कि जब हमने मतलब कि अभी हमने इस गन में से हमने इस बुलेट को फायर नहीं किया, तब तक ये दोनों क्या थे, रेस्ट में थे। जैसे ही हम इस बंदूक में से इस बुलेट को फायर करेंगे तो क्या होगा, तो वो दोनों जो हैं वो कंजर्व फॉर्म में आ जाएंगे, दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो झटका लेने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, ज़ीरो हो जाएगी। तो हम यही बात कर रहे हैं कि बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो। As the gun is fired, bullets shoot out the gun and acquire momentum. To conserve the momentum of the system, it requires. तो यही चीज़ है इसमें बताई जाती है कि उसके सिस्टम और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, वो बंदूक जो है वो पीछे की तरफ क्या करती है, झटका लेती है। तो इसी जो बेटा हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास ये थर्ड एग्जाम्पल को बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गन एंड बुलेट्स। एग्जाम्पल नंबर बेटा हमारे पास 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हम गन एंड बुलेट को बेटा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास बिफोर फायरिंग द गन एंड आफ्टर फायरिंग द गन क्या था, बिफोर फायरिंग द गन, बिफोर फायरिंग द गन एंड बुलेट वो क्या था बेटा, रेस्ट फॉर्म में था, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं। आफ्टर फायरिंग द गन एंड बुलेट्स, तो बेटा नेक्स्ट इसमें क्या होगा, हमारे पास इसका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, mv प्लस mv। तो इसमें बेटा देखें हमारे पास जो इक्वेशन जो बनी है आपके पास वो क्या है, mv प्लस mv। अब ये कैपिटल जो mv है वो आपके पास क्या है, कैपिटल M किसको इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल M इंडिकेट कर रहा है मास ऑफ गन को, ठीक है। और कैपिटल जो V है बेटा वो आपके पास वेलोसिटी ऑफ गन को इंडिकेट कर रही है। इसी तरह स्मॉल mv किसको इंडिकेट कर रही है, स्मॉल m रिप्रेजेंट द मास ऑफ द बुलेट एंड द v इज रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो इसी तरह बेटा हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो कैपिटल mv है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, बंदूक के मास और उसकी वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, और स्मॉल जो mv है वो हमारे पास किसको इंडिकेट कर रहा है, उस बुलेट के मास और उसकी वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो हम यही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू LCM, अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग देखें बेटा हमारे पास क्या बोला, बिफोर फायरिंग, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। बिफोर बेटा वो क्या था, रेस्ट फॉर्म में था, और आफ्टर उसके जो मोमेंटम है वो क्या होगा, mv प्लस mv। फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल mv को बेटा उधर लेके जाएंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस mv इज इक्वल टू mv, m अब इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, m ओवर m इंटू v इज इक्वल टू v। तो इस इक्वेशन को हम देखेंगे, v इज इक्वल टू ये क्या आएगा, माइनस m ओवर m इंटू v। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई।
अब इस इक्वेशन से बेटा हम क्या ड्राइव कर रहे हैं कि अगर आपने किसी भी हाईएस्ट मतलब कि स्पीड की गन की फायरिंग को चेक करना है तो हम आसानी से इस इक्वेशन के ज़रिए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस इक्वेशन को कि हमारे पास यहाँ v क्या है, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द गन एंड m इज़ द मास ऑफ द बुलेट एंड कैपिटल M इज़ इंडिकेट द mass of gun and small v is indicate the velocity of the bullets। तो इस तरह, और ये नेगेटिव साइन बेटा ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही हम उस बंदूक को चलाते हैं वो बंदूक जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे वो झटका लेती है, ठीक है। तो इस झटके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जो पीछे की तरफ उसका झटका लेना ये इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को प्रूव कर रहा है।